हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा, आपने घर हो, स्वस्थ हो। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर यानी राज्यपाल। ये मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी पर, जो कि फ्री है चैनल पर और हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा, जितने भी आप वन डे एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टॉपिक गवर्नर के बारे में, राज्यपाल। तो जानते हैं गवर्नर के बारे में। सबसे पहली बात, गवर्नर की कहाँ पर बात की गई है। देखिए, हम संविधान का पार्ट 5 ख़त्म कर चुके हैं और हम किस पार्ट में आ चुके हैं, अब 6 में आ चुके हैं। हमको अच्छे से पता है पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। और पार्ट 6 के अंदर जो आर्टिकल हैं वो हैं 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, 152 से लेकर 237 बात की गई है आर्टिकल्स पार्ट 6 के अंदर, और हर पार्ट का नाम होता है। और हमारे पार्ट 6 का नाम क्या है, स्टेट है। पार्ट 5 का नाम क्या था, यूनियन था। पार्ट 4 का नाम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 का नाम फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 का नाम सिटीजनशिप और पार्ट 1 का नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। चलिए अब जानते हैं हम गवर्नर के बारे में। सबसे पहली बात, जो गवर्नर की बात हमारे संविधान के आर्टिकल 153 में की गई है। बोला है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर राज्य के लिए क्या रहेगा, गवर्नर रहेगा। 152 में बताया है गवर्नर पद के बारे में, और 3 क्या बोलता है कि गवर्नर हर स्टेट का होगा। एक बात ध्यान रखना, पहले क्या होता था, एक गवर्नर एक ही राज्य के लिए हो सकता था, लेकिन संविधान में बाद में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और एक गवर्नर एक राज्य से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, एक राज्य के लिए भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा किया गया कि एक गवर्नर एक राज्य से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, किस संशोधन से ऐसा किया गया है। अब देखो ध्यान से, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। संविधान का आर्टिकल 154 क्या बोलता है कि जो गवर्नर होगा वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। वह एग्जीक्यूटिव हेड होगा अपने राज्य का। जैसे सेंटर के अंदर पोस्ट प्रेसिडेंट है, वैसे ही स्टेट में क्या होती है, गवर्नर होती है। प्रेसिडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होता है और ये किसका होता है, स्टेट का होता है। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। नाउ यह एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी आप बोल सकते हो। सारा काम इसी के नाम पर होता है। इसको बोला जाता है ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। ये केवल एक नाममात्र अध्यक्ष है, इसके पास कोई रियल पावर नहीं है। हमको अच्छे से पता है, जैसे सेंटर में रियल पावर पीएम के पास होती हैं, वैसे ही स्टेट में रियल पावर के पास होती हैं, सीएम के पास होती हैं। तभी इसको मैंने क्या बोला है, कैसा हेड है, केवल एक ये नॉमिनल हेड है। अब एक बात ध्यान दो, क्योंकि जो राज्यपाल जितने भी कार्य करता है वो खुद नहीं करता है, उसको कोई सलाह देता है, तो सलाह कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे। जैसे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट जितने भी कार्य करता है मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, और यहाँ पर राज्यपाल राज्य के जो मंत्री परिषद होंगे उनकी सलाह पर काम करेगा। अगर आपको टॉपिक प्रेसिडेंट में ध्यान है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था वहाँ पर 74 टॉपिक प्रेसिडेंट के अंदर जाकर देखना वीडियो। 74 बोलता है कि प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो किस सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ऐसे ही गवर्नर भी किसी सलाह पर काम करेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मुझे सेंटर से स्टेट के आर्टिकल निकालने हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आर्टिकल 89 ऐड कर दो तो कितने आ गए, 163। यानी आर्टिकल 163 के अंदर बोला गया कि गवर्नर जो भी कार्य जो कार्य करेगा
कोई भी एक्शन एक्ट करेगा किसके एडवाइस पे करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तभी उसको मैंने बोला कि वो कैसा हेड है? एक नॉमिनल हेड है। अगर गवर्नर की बात टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में करूं, अग्रता सारणी के अंदर इसकी बात करूं, आपको मैंने बताया था अग्रता सारणी में पहला नंबर राष्ट्रपति का है, दूसरा उपराष्ट्रपति का है, तीसरा प्रधानमंत्री का है और राज्यपाल का रैंक कौन सा आता है? उसमें 4th आता है। यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गवर्नर कैसे एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अपॉइंट होता है, उन सब की हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एक गवर्नर की एलिजिबिलिटीज़ की, भाई अगर गवर्नर बनना है तो क्या क्या योग्यताएं चाहिए या क्वालिफिकेशन भी आप बोल सकते हो। मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं सभी। आर्टिकल 52 क्या बोल रहा था गवर्नर के बारे में, पद के बारे में? ये बोल रहा था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। 54 क्या बोल रहा था? 154 कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा। कौन सा हेड होगा वो? एग्जीक्यूटिव हेड, बता चुका हूँ अभी। 155 बताएगा किसके बारे में? राज्यपाल के अपॉइंटमेंट के बारे में, कौन अपॉइंट करेगा। 156 बात करेगा उसके टेन्योर के बारे में, कार्यकाल के बारे में बात करता है। 157 बात करता है उसकी एलिजिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। और 159 करता है उसकी शपथ के बारे में। और कुछ आर्टिकल हम साथ साथ बात भी करते रहेंगे। अभी हम बात करते हैं उसकी एलिजिबिलिटीज़, जो कहाँ पर हैं? 157 में है। एक राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, ही और मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर। देखो एक चीज़ सुनो, संविधान के अंदर 3 ही ऐसे पद हैं जहाँ पर 35 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तीसरा क्या है? राज्यपाल। तीसरा, ही और सी नॉट अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। नो अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ पद क्या होता है? अच्छे से राष्ट्रपति टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, दोबारा सुन लीजिए कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसे माना जाएगा? ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। संविधान में ऐसा मेंशन नहीं है। नेक्स्ट 4 158 आर्टिकल में लिखा है कि वो कोई भी विधानमंडल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो यूनियन का पार्लियामेंट क्यों ना हो, इनका वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना तो वो किसी राज्य विधानमंडल का हिस्सा हो, विधानसभा और विधान परिषद का, ना वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर वो नहीं होना चाहिए। ये 4 योग्यता जब पूरी हो जाती हैं तो फिर उसको क्या किया जाता है? अपॉइंट। अपॉइंट की बात आर्टिकल कहाँ पर की गई है? 155 में। देखिए, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब मेरी एक बात ध्यान दो, गवर्नर है वो स्टेट का, अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर वाले। एक आपको मैंने जब संविधान की विशेषताएं मेरे टॉपिक पढ़ा है चैनल पर, एक वर्ड समझाया था फेडरलिज्म, जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन यहाँ पर स्टेट को चुन कौन रहा है? सेंटर वाला। ऐसा क्या रीज़न है कि टॉपिक गवर्नर, यानी गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, ना डायरेक्ट है और ना इनडायरेक्ट है, और ना इसको नॉमिनेट किया जाता है, डायरेक्टली इसको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट, यानी सेंटर कर रहा है। आपको ये अच्छे समझ आता है कि प्रेसिडेंट जो भी कार्य करेगा वो सलाह किसकी ले रहा होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो इससे एक बात हमें समझ आती है कि यहाँ पर फेडरलिज्म हमारा वीक पड़ता दिखता है, कि सेंटर कर रहा है। तभी तो हमने बोला था कि हमारा संविधान कैसा है? क्वासी फेडरल है। ऐसा क्यों किया गया? इसका भी रीज़न है। देखो, अगर मान लो गवर्नर भी लोगों द्वारा चुना जाता तो गवर्नर भी उनका हो गया और सीएम भी चुना गया, तो उनको फिर सेंटर से मतलब ही नहीं था।
एक सेंटर का होना चाहिए स्टेट के अंदर, जो सारी बातें कहाँ पहुँचाए, कहाँ पर, सेंटर के पास। ऐसा ब्रिटिश काल में होता था कि गवर्नर तो किन का, अंग्रेजों का होता था, चलाते इंडियंस खुद थे गवर्नमेंट को। कहने का मतलब है कि सारा कंट्रोल किसके पास रहे, सेंटर के पास रहे। इस वजह से गवर्नर को इसका इलेक्शन नहीं करवाया गया, ना इसको नॉमिनेट किया गया, इसको डायरेक्टली अपॉइंट करता है कौन, सेंटर। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, टेन्योर की। टेन्योर आर्टिकल 156। देखो, सबको लगता है इसका कार्यकाल 5 साल होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की इच्छा पर इसका कार्यकाल होता है। अक्सर हम एक बात देखते हैं, जैसे ही सरकार बदलती है तो गवर्नर बदलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सरकार बदली, मंत्रिपरिषद बदले, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। क्लियर है ना। अगर ऑप्शन में आपको दिया है 3, 4, 5, 6, पेपर बनाने वाले भी गलती कर सकते हैं, तो नॉर्मली आंसर क्या कराना कि 5 साल के लिए सरकार बनती है एक बार। अगर ऑप्शन में 3, 4, 5 दिया है और साथ में क्या दिया है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बेस्ट आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग द बेस्ट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इसके रेजिग्नेशन की बात करें, अगर ये रिज़ाइन करना चाहता है, हमको अच्छे से पता है जो अपॉइंट करता है वही क्या लेगा, इसका रिज़ाइन। तो रिज़ाइन भी कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। क्लियर है। अब एक बात ध्यान दो, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, इनमें से किस पद के खिलाफ रिमूवल प्रोसेस, हटाने का प्रस्ताव नहीं आ सकता संसद में या कहीं पर भी, तो आंसर क्या होता है उसका, गवर्नर होता है। गवर्नर के खिलाफ कभी भी महाभियोग प्रस्ताव नहीं चलता है, संविधान में गिवन ही नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर है। जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है, तो फिर महाभियोग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको मैं एक बेसिक फंडा बता दूं, रिमूवल प्रोसेस संविधान में उस पद के लिए नहीं है जिसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर होगा। जिसका कार्यकाल 5 साल होगा, 6 साल होगा, वहाँ हर जगह पर रिमूवल प्रोसेस या इम्पीचमेंट मोशन दिया होगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 61 में दिया है जैसे, है ना, उपराष्ट्रपति का 69 में दिया। कार्यकाल का क्या है, फिक्स है। जहाँ पर फिक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पीचमेंट मोशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज का है, लेकिन इसका कोई भी रिमूवल प्रोसेस नहीं होता है, बिकॉज इसका कार्यकाल किसकी इच्छा पर होता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ गवर्नर। पावर्स ऑफ गवर्नर, अगर मैं पावर्स ऑफ गवर्नर की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी एग्जीक्यूटिव पावर। एक बात तो हमको अच्छे से पता है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड किसका है, स्टेट का है, और उसके अलावा वो अपॉइंट करता है किसको, पीएम को। ऐसा संविधान के आर्टिकल किस में दिया है, ये अपॉइंट किसको करेगा, सीएम को, आर्टिकल 164 में। अगर आपको ध्यान हो, टॉपिक पीएम में जाना आप, मैंने पीएम में पढ़ाया था काउंसिल मिनिस्टर के अंदर कि आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति अपॉइंट करता है पीएम को। वैसे ही यहाँ पर हमको कितना ऐड कर देना है, 89, तो कितना आ गया, आर्टिकल 164, कि ये अपॉइंट किसको करता है, सीएम को, और साथ में अपॉइंट किसको करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा गवर्नर, सलाह किसकी होगी, चीफ मिनिस्टर की होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब भी मुझे सेंटर यानी यूनियन से स्टेट के आर्टिकल्स निकालने हैं तो लगभग 89 ऐड करना पड़ता है, 10% केसेस में बच जाता है। ठीक है, 9 ये अपॉइंट करता है कि सीएम को, मंत्रिपरिषद को, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को। ये अपॉइंट करता है किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को।
इन सबको क्या करता है ये? अपॉइंट। दैट पावर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर। एक बात और ध्यान रखना, ही इज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे हरियाणा की बात करूँ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो बाहर क्या लिखा होता है? वाइस चांसलर। चांसलर आपको लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चांसलर होता है वो अपने आप कौन बन जाता है? गवर्नर बन जाता है। हर स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर उसी स्टेट का कौन होता है? गवर्नर होता है। क्लियर है? नाउ अगर मैं बात करूँ इसके लेजिस्लेटिव पावर की, यानी विधायिका, लॉ बनाने की पावर की, आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था राष्ट्रपति टॉपिक में, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। राष्ट्रपति टॉपिक में एक आर्टिकल था 123, ठीक है। तो यहाँ 89 नहीं, यहाँ एक्सेप्शनल है, यहाँ पर आपको 90 ऐड करना है। इसकी बात आर्टिकल 213 में की गई है। अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राज्यपाल। देखो, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, वैसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। यानी हम माने तो विधानसभा मान लो लॉ बनाती है, लेकिन विधानसभा हर टाइम नहीं बैठी होती है। कई बार सेशन के बीच में क्या होता है? ब्रेक होता है। बजट सेशन, मॉनसून सेशन के बीच में गैप होगा, और उस टाइम पर कोई लॉ बनाना है तो वो लॉ बनाने की पावर स्टेट के अंदर किसके पास चली जाएगी? गवर्नर के पास चली जाएगी। उसी लॉ बनाने की पावर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और ये लॉ तब तक रहेगा जब तक अगला सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, और अगर अगले सेशन स्टार्ट होने के 6 सप्ताह में पास हो गया तो वो परमानेंट लॉ बन जाएगा। अगर 6 सप्ताह में पास नहीं हुआ तो लॉ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये बात मैं अच्छे से टॉपिक राष्ट्रपति में पढ़ा चुका हूँ। आप एक बार राष्ट्रपति टॉपिक जरूर देख लेना अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब एक लॉ बनाता है, टेम्पररी लॉ बनाता है, और वो लॉ जब तक रहता है जब तक अगले सेशन के 6 सप्ताह नहीं बीते जाते। डेट पावर इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव पावर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके पास होती है जुडिशरी पावर। जुडिशरी पावर आर्टिकल नंबर, राष्ट्रपति में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 72, याद हो कि राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की पावर होती है, क्षमादान बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं मर्सी पावर, ठीक है। याद हो उसके पास पावर थी पार्डन, यानी वो किसी की सज़ा को बिल्कुल माफ़ भी कर सकता था। कौन? राष्ट्रपति। इवन प्रेसिडेंट कैन रिमूव द डेथ सेंटेंस। गवर्नर के पास भी वो सभी पावर हैं, पार्डन है, कोमुटेशन, मैंने बताया था आपको 5 पावर थी इसके पास। लेकिन इसके पास बस एक पावर कम है राष्ट्रपति से, कि ये डेथ सेंटेंस को रिमूव नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को ये माफ़ नहीं कर सकता। इसके अलावा सभी पावर जो राष्ट्रपति के पास हैं वो इसी के पास भी हैं। आर्टिकल नंबर वो 72 था वहाँ पर, तो कितना ऐड कर दूँ? 89, यानी इसके पास आर्टिकल नंबर 161 में कौन सी पावर है? मर्सी पावर है। हमसे नहीं पूछता है इस लेवल पर कि पावर कौन कौन सी हैं, पार्डन, कोमुटेशन, वैसे मैंने समझाया है टॉपिक राष्ट्रपति में। एक बात ध्यान रखना बस, 72 आर्टिकल के अंदर 89 जोड़ देंगे तो 161 आ जाएगी, और वो राष्ट्रपति कौन सी पावर है? मर्सी पावर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं इसकी फाइनेंशियल पावर्स की बात करूं, अगर आपको ध्यान हो, राष्ट्रपति के अंदर एक होता है मनी बिल, मैंने बात की है टॉपिक बिल के अंदर अलग से, एक होता है बजट, पिछली क्लास में ही बात की थी। देखो, मनी बिल और बजट संसद में आते हैं, राष्ट्रपति की सलाह पर आते हैं। वैसे ही मनी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं और बजट आता है, वो पहले रिकमेंडेशन ली जाती है किसकी? गवर्नर की। इन बिल पर और बजट पर पहले साइन कौन करेगा? गवर्नर। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं ये, दैट पावर इज कॉल्ड फाइनेंशियल पावर। स्टेट फाइनेंस कमीशन के जितने भी चेयरमैन होते हैं स्टेट वाले, उन सबको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ही करता है। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, राज्यपाल और क्या क्या करता है? ये सम्मन करता है,
किसको, कोई भी सत्र को बुलाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समन करना। किसी सेशन को एंड करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोरोग्यू करना। या विधानसभा को डिसोल्व करना है, समन टू स्टार्ट द सेशन, प्रोरोग्यू टू एंड द सेशन, और डिसोल्व द लोकसभा को भंग करना। 5 साल के बाद भंग हो जाती है तो करता कौन है उसे, गवर्नर। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी गवर्नर विधानसभा को सस्पेंड नहीं कर सकता, स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित राष्ट्रपति करता है जब प्रेसिडेंट रूल होता है। आर्टिकल नंबर 356 में आपको पढ़ाऊंगा। कई बार ऑप्शन में आता है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, समन या सेशन को बुला सकता है, सेशन को एंड कर सकता है, हमारी विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, पर कभी विधानसभा को क्या नहीं कर सकता, वो सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ अब हम बात करें, अगर एड्रेस संबोधन की बात करो, गवर्नर भी एड्रेस करता है जब भी साल का पहला सेशन हो, फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर। ठीक है। सदन को सबसे पहली बार संबोधित कौन करता है जब साल का पहला सेशन स्टार्ट होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। और साथ में जनरल इलेक्शन के तुरंत बाद जो सबसे पहला सेशन होगा उसको भी एड्रेस कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा। सेम पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास थी। नाउ जो गवर्नर होता है, क्वेश्चन आता है, क्या ये राज्य विधानमंडल का हिस्सा है? ये पार्ट तो है, पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल है, लेकिन ये उसका मेंबर नहीं होता, सदस्य नहीं होता, पर उसका ये भाग है। आपको याद हो तो पार्लियामेंट के 3 भाग थे, क्या थे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। वैसे ही हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 भाग हैं। एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, और तीसरी क्या होता है, गवर्नर। यानी राज्य विधानमंडल का ये भाग तो होता है, पर ये उसका मेंबर नहीं होता है। कौन, हमारा गवर्नर। क्लियर है। नाउ एक क्वेश्चन और याद रखना गवर्नर के बारे में कि पहली महिला गवर्नर कौन थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। ठीक है, आप बताओगे या मैं बता दूं? फर्स्ट फीमेल गवर्नर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एग्जाम में आता है कई बारी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर इंडिया में कौन थी? फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी, ये मैं बता देता हूँ, सुचेता कृपलानी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सीएम, क्योंकि सीएम टॉपिक मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊँगा। जैसा पीएम होता है सेंटर में, वैसे स्टेट में क्या होता है, सीएम होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये टॉपिक था मेरा गवर्नर। मैंने कोशिश की है कि हर वनडे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएं, सीडीएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी आप करोगे तो आप लगभग कर पाओगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो। आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, इंस्टा पर बता दो, मेरे नाम से आपको मिल जाएगा, और फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, आपको डाउट है, कोई रिकमेंडेशन देनी है तो आप मुझे बता सकते हो। तो कैसी क्लास लगी ये भी आपको बताना है। तो मिलते हैं कि क्लास में हम टॉपिक राज्य विधानमंडल के साथ, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। थैंक यू।